ये कहानी है इंदौर में रहने वाले एक परिवार की, जिसमें आरव अपनी माँ गीता और पत्नी अवनी के साथ रहते थे और आरव एक बड़े बिजनेसमैन थे। आरव के पिताजी का कुछ समय पहले ही देहांत हो गया था। तब से आरव की माँ बहुत उदास रहती थी। आरव की माँ आरव से बहुत प्यार करती थी, पर जब से आरव बड़ा बिजनेसमैन हो गया था तो उसका ध्यान सिर्फ काम में रहता है और हमेशा सिर्फ काम की ही बातें करता रहता है। ना तो पत्नी से अच्छे से बात करता और ना तो माँ से। हाँ, मीटिंग कैंसिल करो। आज मुझे दूसरी मीटिंग में जाना है और शाम तक मुझे किसी भी हाल में रिपोर्ट्स चाहिए। आरव की माँ पास खड़ी उससे बात करने का इंतजार कर रही है और आरव अपने फोन पर बिजी है। माँ, प्लीज लेटर। अभी बहुत अर्जेंट काम है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे परेशान मत करो, आप जाओ यहाँ से। बेटा, 2 मिनट बैठकर खाना तो खा ले। देख, तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाए हैं। खाएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? इसी बहाने थोड़ी देर मेरे पास से बैठ जाएगा। चल, जल्दी आ जा। माँ, कहा ना, मेरे पास बैठने का टाइम नहीं है। आप तो पूरा दिन घर में खाली बैठी रहती हैं, पर मेरे पास तो बहुत काम है ना। अब मुझे मेरा काम करने दो। माँ चुप हो जाती है, हल्की मुस्कान में दर्द छुपाती है और वहां से चली जाती है। आरव भी वहां से अपनी मीटिंग के लिए चला जाता है। माँ घर के बाहर बच्चों को खेलते देख रही है। उसे आरव का बचपन याद आने लगता है और मन ही मन अपने आप से बातें करने लगती है। काश मेरा आरव भी बचपन जैसा ही रहता। काम से ज्यादा मेरी गोद में आने की जल्दी करता रहता था। पहले तो आरव एक पल भी मेरे बिना नहीं रहता था। जहाँ भी जाता बस माँ ही चाहिए। और अब तो इतना बिजी हो गया है कि माँ से बात तक करने का टाइम नहीं मिलता। पर कोई बात नहीं, मेहनत भी तो कितनी करता है। आरव को माँ से तो छोड़ो, अपनी पत्नी से भी बात करने का टाइम नहीं था। बस हर वक्त काम काम और काम। इस बात से अवनी को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था जितना कि गीता को पड़ता था, क्योंकि अवनी कभी अपनी माँ से फोन पर बात कर लेती तो कभी अपने दोस्तों से, लेकिन गीता हर वक्त घर पर ही रहती थी और पति के जाने के बाद बहुत अकेली भी हो गई थी। एक रात गीता पुरानी तस्वीरें देख रही थीं। तस्वीरें देखते हुए उसकी आंखें नम हो गईं। ये देखो, स्कूल में पहली बार टाई पहनकर खड़ा था तू। कितना खुश था उस दिन। और बार बार मुझे आकर पूछ रहा था कि
माँ माँ देखो ना, मैं टाई में कैसा लग रहा हूँ। अब मेरे पास तेरी मुस्कान की यादें ही रह गई हैं, क्योंकि तेरे पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। आरव के बचपन के दिन सोचते सोचते गीता रोने लगती है और रोते रोते गीता सो जाती है। लेकिन अगली सुबह गीता को फिर याद आया जब छोटा आरव स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। माँ, आज देर मत करना लेने आने में, जल्दी आ जाना, ठीक है ना? मेरा मन नहीं लगता आपके बिना। अरे पगले, माँ कभी देर करती है क्या? और मुझे भी तो मेरे लाल की याद आती है घर में। ऐसे ही रोज रोज सोचते सोचते गीता थोड़ी बीमार सी लगने लगी। अब अवनी को भी गीता की चिंता होने लगी। फिर एक दिन अवनी आरव से बात करने का सोचती है और मन ही मन बोलती है, ये रोज ना तो मुझसे अच्छे से बात करते हैं, ना ही माँ से। ऐसा पैसा किस काम का जो घर में सुख ही ना रहे, और जिनके लिए पैसा कमा रहे हैं वो ही खुश नहीं है, तो क्या मतलब ऐसे पैसे का। और जब आरव घर आ जाता है तो आरव के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती है और आरव को प्यार से देखती है और बोलती है, आरव, माँ हर वक्त तुम्हारा इंतजार करती हैं, तुमसे बात करने की कोशिश करती है। कभी उनके कमरे में बैठो, उनसे बातें करो, उन्हें अच्छा लगेगा। आजकल तुम उनसे बात नहीं करते हो तो वो बहुत उदास रहती है। मुझे चिंता होती है उनकी, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए। अवनी, बिजनेस एम्पायर ऐसे ही नहीं बनता। सफलता सैक्रिफाइस मांगती है। और क्या मैं खाली बैठा रहता हूँ जो मैं उनसे बात करूं? तुम भी तो रहती हो ना घर में, तुम क्यों नहीं कर लेती उनसे बात? परिवार भी सैक्रिफाइस मांगता है आरव, और माँ वो तो सिर्फ तुम्हारा साथ मांग रही है। मैं तो उनसे बात करती ही हूँ, पर मैं तुम्हारी कमी को पूरा नहीं कर सकती हूँ, तो थोड़ा घर पर भी ध्यान दो। आरव चुप हो जाता है। गीता सब सुन लेती है, लेकिन फीकी मुस्कान देती है। सोच सोच कर वो बीमार पड़ जाती है। आरव और अवनी गीता को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। आरव जी, आपकी माँ को दवाई से ज्यादा प्यार की जरूरत है। ये डिप्रेशन में जा रही हैं। इनकी आंखें ही कह रही हैं कि इनका अकेलापन ही इनकी सबसे बड़ी बीमारी है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा कमजोरी है, और बेटा थोड़ा थक जाता है काम से, तो उसे टाइम नहीं मिलता, और मैं भी उसे परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुश नहीं हूँ। थोड़ा
दवाई लूंगी ना तो सही हो जाऊंगी। डॉक्टर की बातें सुनकर भी आरव अपने मोबाइल में व्यस्त रहा और जैसे इन सब बातों का उस पर कोई असर ही ना हुआ हो। उस रात गीता ने एक चिट्ठी लिखी। याद है बेटा, जब तू छोटा था तो मेरी गोद में ही सोता था। मेरा हाथ पकड़कर कहता था, माँ मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, मुझे डर लगता है। पर अब तो तू बड़ा हो गया है, अब तो तूने ही मेरा हाथ छोड़ दिया है। आज से पहले गीता ने ऐसी कोई चिट्ठी कभी नहीं लिखी थी, पर पता नहीं उसे क्या आभास हो रहा था। उसने अपने मन की सब बातें उस चिट्ठी में लिख दी थीं। चिट्ठी को फोल्ड करके वो अलमारी में रख देती है और सोने चली जाती है। बिस्तर पर लेटने के बाद वो फिर से आरव के बचपन का वो दिन याद करने लगती है जब उसे बहुत तेज बुखार आया था। छोटा आरव तेज बुखार में बिस्तर पर लेटा है। गीता और आरव के पिताजी भी वहीं पर हैं। तब छोटा आरव बोलता है, माँ, माँ वादा करो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। मुझे डर लग रहा है। माँ मेरे पास बैठ जाओ। नहीं बेटा, कैसी बात कर रहे हो? माँ कभी छोड़ सकती है क्या अपने लाल को? चिंता मत करो, सुबह तक बिल्कुल सही हो जाओगे। चलो अब जल्दी से आंखें बंद करो और सो जाओ। मैं ना तुम्हारे लिए एक लोरी गाती हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से नींद आ जाएगी। नींदिया रानी आजा रे, झूला झूले सपनों में। चांद सितारे गाएं लोरी, सो जा मेरे आंगन में। थक गया है मेरा राजा, दिन भर खेले खिलौनों से। अब तो सो जा आंखें मूंद के, फूलों की बागियाओं में। पंख लगा के आए तितली, तेरे सपने सजाने को। फूलों की खुशबू संग लाए, तेरा मन महकाने को। माँ की बाहों में सो जा तू, डर कोई पास न आएगा। दर्द सधी दूर हो जाए, खुशियाँ ही बरसाएं जा। सो जा मेरे प्यारे मोती, लोरी गाती तेरी माँ। तेरे संग ही मेरी दुनिया, तेरे बिन मैं कुछ भी ना। जब गीता बहुत देर तक नहीं उठती है तो अवनी गीता को उठाने आती है और बार बार गीता को आवाज लगाती है, पर गीता नहीं उठती। अवनी सब कुछ समझ जाती है
और रोते हुए वहां से भागकर आरव के पास आती है और बोलती है, आरव आरव माँ चली गई। आरव माँ हमें छोड़कर चली गई। आरव वही का वही खड़ा रह जाता है और रोने लगता है। आज उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसका सब कुछ छिन गया हो। आरव माँ के पास बैठकर बहुत रोता है, दुखी होता है। माँ, माँ, आप कहाँ हो? माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गईं? माँ का अंतिम संस्कार करने जाते हैं और दुखी होते हुए घर आ जाते हैं। गीता के शांत होने के कुछ समय बाद आरव माँ की चीजें समेट रहा होता है। अलमारी खोलता है और अलमारी में से गिरती है एक चिट्ठी। आरव गीता की चिट्ठी पढ़ने लगता है। आरव बेटा, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। अब जब भी मेरी याद आए ये चिट्ठी पढ़ लेना, तब तुझे समझ आएगा कि माँ को तुम्हारी कोई दौलत, पैसा नहीं, बस बेटा चाहिए था। उसका थोड़ा था वक्त चाहिए था। आरव बेटा, क्या तू जानता है कि बुढ़ापे में माँ बाप भी एक बच्चे के समान ही हो जाते हैं, और वो भी चाहते हैं कि बच्चे भी उनका ऐसे ही ध्यान रखे जैसे वो अपने बच्चों का रखते हैं। आरव बेटा, बिजनेस तो तुम्हारे पापा भी करते थे, और मैंने तो तुम्हें जन्म देने के बाद से अपना जॉब ही छोड़ दिया था। हम भी तो काम के साथ साथ तुम्हारा ध्यान रखते थे। फिर भी कोई बात नहीं बेटा, हमेशा खुश रहना और अवनी का अच्छे से ध्यान रखना। अवनी को हमेशा खुश रखना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। आरव जमीन पर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोता है। आज जैसे कि उसे माँ की कमी बहुत ज्यादा खल रही हो। माँ की तस्वीर सामने रखी है। आरव खाना सामने रख कर बैठा है, लेकिन खा नहीं पा रहा, बस रोए ही जा रहा है और रोते हुए बोलता है, माँ, मुझे माफ कर दो। आपके जीते जी में कुछ समझ ही नहीं पाया। मैंने सब कुछ कमाया, लेकिन तेरा साथ नहीं कमा पाया। काश आपके जीते जी मुझे आपकी कीमत पता चल जाती, थोड़ी सी जिंदगी और मिल जाती, बस आपके पास बैठने के लिए। पैसा, शोहरत, कामयाबी सब मिल सकता है, लेकिन माँ बाप का साथ एक बार छूट गया तो कभी वापस नहीं आता। बचपन में उन्होंने हमें गोद में उठाया, आंसुओं को पोंछा, भूख में खिलाया और अंधेरे में सहारा बने। लेकिन अफसोस,
आज के समय में जब वही माँ बाप बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद करते हैं, तो बच्चे उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। किसी को ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है, तो किसी को अपने ही घर में पराया बना दिया जाता है। पर याद रखना, माँ बाप को घर से दूर करना आसान है, लेकिन उनसे दूर होकर चैन से जीना नामुमकिन। अपने माँ बाप को वक्त दीजिए, क्योंकि वक्त कभी ठहरता नहीं। माँ बाप को अकेला मत कीजिए, क्योंकि ओल्ड एज होम में जगह तो मिल जाती है, पर उनके दिल में आपकी जगह खो जाती है।